इस्लामी आतंकी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के कैडरों ने देश के अलग अलग हिस्सों में स्लीपर सेल तैयार किए थे। ये आतंकी गतिविधियों के बाद स्लीपर सेल ही था जो उन्हें अपने शहरों में ठौर देता था। रांची में भी कई बार ऐसा मामला सामने आया जब बड़े वारदातों के बाद, खासकर सूरत और अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों ने रांची में शरण ली थी। उसी तरह अलग अलग मॉड्यूल भी तैयार किए गए थे, जिसने पहले पटना में प्रधानमंत्री के तब के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी की सभा में ब्लास्ट किया था। उसके बाद बोधगया में भी ब्लास्ट में यहाँ के रांची मॉड्यूल के लोगों का नाम सामने आया। इस मामले में रांची मॉड्यूल के जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हुई, बाद में उन्हें सजा भी मिली और वह फिलहाल पटना के जेल में बंद है। लेकिन बड़े संगठनों के जो स्लीपर सेल थे, जब बड़े संगठनों पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया गया, उसके बाद जो उनके स्लीपर सेल थे वह वही हैं जो बाद में पीएफआई के लिए खाद और पानी की तरह वो काम कर रहे हैं। पीएफआई जो है हाल के दिनों में काफी विवादों में आई है। रांची में 10 जून को लेकर जो दंगे हुए थे उसमें भी यह बताया गया था कि पीएफआई या उससे जो जो उसकी राजनीतिक इकाई है एसडीपीआई, वह कहीं ना कहीं इस मामले में शामिल है। पुलिस को कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मिले थे जिसके जरिए यह पुष्टि हो रही थी कि रांची के दंगों की प्लॉटिंग में कहीं ना कहीं पीएफआई की भूमिका है। हालांकि इस पर जांच अभी चल रहा है। राज्य पुलिस की सीआईडी ने हाल ही में इस केस को टेक ओवर किया है। वहीं एनआईए ने भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू की है इस मामले में। लेकिन ये सब सारा मामला चल ही रहा था कि पटना में एक बिल्कुल ही अलग तरह का मामला आ गया। 11 जुलाई को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के पहले गड़बड़ी की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो ये गिरफ्तार 3 लोग हैं, वह उसमें से एक जो है वह झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड दरोगा है। मोहम्मद जलालुद्दीन नाम के उस दरोगा को पुलिस ने जब तहकीकात किया, उसके घर पर जब छापेमारी की, तो एक मिशन 1947 नाम की एक 7 पन्नों की एक पुस्तिका मिली है, जिसमें यह एक तरह से रोड मैप तैयार किया गया है कि कैसे 2047 तक भारत की आज़ादी के यानी 100वें साल में भारत को इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाया जाए। हालांकि ये सब इन चीज़ों पर पटना की पुलिस एफआईआर कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि झारखंड पुलिस का एक दरोगा जो लगभग 29 सालों तक झारखंड के अलग अलग इलाकों में कार्यरत रहा है, उसने कैसे, आखिर वह पीएफआई से कैसे जुड़ा, और पीएफआई का जुड़ाव जो है वह क्या, सवाल यह भी है कि क्या झारखंड पुलिस में रहते हुए उसने पीएफआई की मदद की, या फिर और भी ऐसे ऐसे सवाल हैं कि क्या झारखंड और बिहार के बीच में जो एक ब्रिज बनता है, जो एक दोनों राज्यों के बीच में, पीएफआई के बीच में, क्या एक कड़ी की तरह ये दरोगा काम कर रहा था पुलिस में रहते हुए भी? क्या उसकी सेवाओं में क्या वो खुफिया सूचनाएं भी लीक कर रहा था? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अब उभरे हैं। हालांकि उस पर बाद में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि झारखंड में आके कैसे पीएफआई ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। दरअसल झारखंड में पीएफआई 2015-16 के आसपास काफी सक्रिय हुआ था। संथाल परगना के जो जिले हैं, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, उन इलाकों में पीएफआई की गतिविधियां काफी तेज हुई थी। उस समय आप याद करेंगे 2016 के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ एनआईए ने कार्रवाई की थी। जब डॉक्टर जाकिर नाइक पर एनआईए ने कार्रवाई की, उस समय पीएफआई ने एक प्रदर्शन किया था साहेबगंज के रांगा थाना क्षेत्र के पतना इलाके में। बताया यह जाता है कि उस प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक के समर्थन में उनके जिंदाबाद के नारे लगाए गए और भारत के विरोध में नारे लगाए गए, और पाकिस्तान जिंदाबाद को लेकर वहाँ कई लोगों ने नारेबाजी की थी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के बाद मामले में स्थानीय पुलिस ने वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज किया था। उसी तरह पाकुड़ में भी नगर थाना के ठीक सामने पीएफआई के लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें तत्कालीन एसडीपीओ पर उन्होंने पथराव किया था, जिसमें वह जख्मी हो गए थे। तो ऐसे कई सारे मामले थे जिनको लेते हुए झारखंड की सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने का फैसला लिया था। साल 2018 के फरवरी महीने में पहली बार यहाँ की रघुवर दास की सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित किया। प्रतिबंध के बाद पीएफआई की जो टीम थी वह हाईकोर्ट में उसने अपील की। अपील के बाद हालांकि हाईकोर्ट ने यह माना कि नियम को प्रतिबंधित करने में नियमों का पालन नहीं हुआ है। ऐसे में पीएफआई को राहत दे दी गई और उस पर से 27 अगस्त 2018 को बैन हटा दिया गया। बैन हटाए जाने के बाद झारखंड सरकार ने दोबारा 19 फरवरी 2019 को पीएफआई पर बैन लगाया। बैन लगाने से जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें यह बताया गया था कि पीएफआई जो है वह आतंकी संगठन आईएसआईएस और उसके अलावा बांग्लादेश का जो एक आतंकी संगठन है जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, उससे यह कहीं ना कहीं प्रभावित है और उसके एजेंडे पर यह काम कर रही है। अभी पटना में भी जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद भी यह बात सामने आई है कि जमातुल
मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं जुड़ाव पीएफआई का रहा है। तो आईएस और जमातुल दावा मुजाहिदीन, इन दो आतंकी संगठनों के साथ उसके प्रभाव और उसके तर्ज पर यह देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हुई है पीएफआई। चलिए अब हम बात करेंगे, चूंकि बैन झारखंड में लग गया 2 सालों तक, 2019 में बैन लगा। बैन के बाद क्या हुआ कि यहाँ की सरकार बदल गई। अब यह बताया जा रहा है कि बीते 2 सालों में जब यहाँ सरकार बदल गई और पीएफआई को यह लगने लगा कि उसकी फेवरेबल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, या फिर एक तरह से सेक्युलर गवर्नमेंट यहाँ पर आई है, तो पीएफआई ने अंदरूनी तौर पर, हालांकि प्रतिबंध उस पर लगा हुआ ही है, पीएफआई ने अपने ऊपर प्रतिबंध हटाए जाने के लिए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को अप्रैल 2022 में एक पत्र लिखा था। और उस पत्र में यह बताया गया था कि संगठन जो है वह सामाजिक काम करता है और किसी भी देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये तमाम मामले चल रहे थे। इसी बीच जून की घटना हो गई। जून में जो 10 तारीख को जो हिंसा हुई, रांची समेत देश के कई अलग अलग हिस्सों में हो गई। इस मामले में जो देश की जो एजेंसियां हैं अलग तरीके से पैरेलल जांच कर रही हैं, लेकिन इसमें पीएफआई जो है वह मुख्य भूमिका में है, ऐसा पुलिस भी मानती है और कहीं ना कहीं ये एजेंसियां भी मान रही हैं, खुफिया एजेंसियां भी मान रही हैं। तो आगे हम खैर बात करेंगे रांची दंगों से पहले। अब अप्रैल, मैंने कहा कि मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया था कि वह बैन हटा लें। हालांकि बैन अपलिफ्ट नहीं हुआ है पीएफआई से, अभी भी वह प्रतिबंधित ही है, लेकिन 2 सालों में एक अलग तरीके से पीएफआई ने अपने आप को आर्थिक तौर पर भी मजबूत किया है झारखंड में, और राजनीतिक तौर पर भी मजबूत किया। वह दरअसल यूं कि बताया यह जा रहा है, एक राजनीतिक विश्लेषक हैं विनय कुमार सिंह, उन्होंने अपने विश्लेषण में और रिसर्च में यह पाया है कि जो साहेबगंज, पाकुड़ और संथाल के इलाकों में जो अवैध खनन जो हुए, जो वहाँ कोयले की तस्करी हुई, जो पहाड़ काटे गए, पत्थर की जो तस्करी हुई, ये बताया जाता है कि बांग्लादेश तक वो पत्थर और बाकी चीजें जाती थी स्टोन क्रशर के जरिए, जो अवैध कमाई हुई, तो उसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 25% हिस्सा जो है वो पीएफआई तक जाता था। तो इस तरह से पीएफआई ने अपने आप को राज्य में आर्थिक तौर पर मजबूत कर लिया। आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत करने के बाद यहाँ से पीएफआई ने केरल, यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार में संगठन की गतिविधियों में फंडिंग करनी शुरू कर दी। तो इस फंडिंग के बाद अब चूंकि आर्थिक तौर पर यह संगठन मजबूत हो चुका था, झारखंड में काफी बड़ी कमाई संगठन के लोगों ने की, और उसके बाद इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वह भी पूरी होने लगी। हाल के दिनों में जब पंचायत के चुनाव हुए, तो आईबी की यह रिपोर्ट है कि पंचायत के चुनाव में 48 ऐसे लोग जीते जो पीएफआई से जुड़े हुए थे, या उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं पीएफआई से रहा था और पीएफआई ने उनको समर्थन दिया था। उसी तरह एक जिला परिषद के सदस्य भी हैं जो पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अपने को राजनीतिक तौर पर भी पीएफआई ने जमीनी तौर पर, कहेंगे कि जमीन पर अपने आप को पीएफआई ने काफी मजबूत किया है। और जो मजबूती है वो पीएफआई की, वह खासकर संथाल परगना के इलाके में, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, उन इलाकों में हमेशा पीएफआई की गतिविधियां गाहे बगाहे सुनी भी जा सकती है। तो आगे भी हम देखेंगे कि कैसे पीएफआई जो है वह कैसे झारखंड में कब कब और कैसे कैसे सक्रिय हुआ और कैसे उस पर फिर प्रतिबंध लगा। तो सबसे पहला ये मामला आया था जब झारखंड सरकार के पास में, मैंने पहले भी जिक्र किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक के समर्थन में जो प्रदर्शन हुआ था वह 16 जुलाई 2016 को हुआ था। उस प्रदर्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। उसके बाद 3 जनवरी 2016 को कालियाचक जो है बंगाल में है, वो झारखंड से भी सटा हुआ है, वहां पर भी तोड़फोड़ की घटना और प्रदर्शन हुए थे। उसी तरह 15 सितंबर 2016 को बरहेट है, जो साहेबगंज का ही इलाका है, वहां पर भी सिद्धू कान्हू की प्रतिमा तोड़ दी गई थी। उसके बाद वहां काफी विवाद हुआ था, काफी बवाल हुआ था, और यह फिर बाद में पुलिस ने जांच में पाया था कि पीएफआई के जो लोग हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। 2016 में कुर्बानी के लिए यह कहा जाता है कि जामताड़ा जिले में जो वहाँ जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पर प्रतिबंधित जो जानवर है, जिनके मांस, जिनकी तस्करी प्रतिबंधित है, वैसे जानवरों का वितरण पीएफआई ने किया था। उसी तरह 5 जुलाई 2017 को हेंजला शेख हैं, जो पहले पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, जो प्रतिबंधित होने के दौरान भी हेंजला शेख ही अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में पाकुड़ में थाना के सामने प्रदर्शन हुआ था, जिस पर पुलिस पर हमला किया गया था। उस दौरान भी पीएफआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था और कई लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। अब तो ये झारखंड में सक्रियता की बात है, लेकिन झारखंड की सरकार और यहाँ की पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल अब यह है कि
एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग 3 दशकों तक झारखंड में कार्यरत रहा, पुलिस में रहा, अलग-अलग जिलों में तैनात रहा, वह पीएफआई के साथ संबंधों के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। तो सवाल यह बहुत बड़ा है कि क्या झारखंड में रहते हुए उसने पीएफआई कैडरों की मदद की थी? तो हम एक बात ये जानना चाहेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे जो मोहम्मद जलालुद्दीन है, उसकी जो भूमिका है वह कैसे पटना में सामने आई है, और झारखंड में वह कहाँ-कहाँ तैनात रहा, कब-कब रहा वह। तो यह बताया जा रहा है कि पटना में जो प्रधानमंत्री की सभा थी, उसमें उपद्रव के लिए अस्त्र-शस्त्र की ट्रेनिंग दी जा रही थी, और वहाँ पर बाहर से कई लोग आए थे, और बाहर से जो आए लोग थे उनको ही या वहाँ पर दंगों में इन्वॉल्व करना था, या फिर प्रधानमंत्री की सभा में गड़बड़ी में उनको शामिल करना था। उन लोगों के द्वारा ही साजिश को अंजाम दिया जाना था। हालांकि ये सब कुछ होता उससे पहले ही काफी लोग गिरफ्तार कर लिए गए, और पटना की पुलिस ने इस मामले में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब जो गिरफ्तार जो मोहम्मद जलालुद्दीन है, उसके बारे में यह बताया जाता है कि उसके पास उसके कमरे से ही इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूट ऑफ इस्लामिक इंडिया इंटरनल डॉक्यूमेंट मिला है, जो 7 पन्नों के जिस डॉक्यूमेंट की मैंने बात की, जो मिशन 2047 से जो जुड़ा डॉक्यूमेंट है 7 पन्नों का, वह मिला है। अब जो ये मोहम्मद जलालुद्दीन है, उसके बारे में यह जानकारी मिली है, झारखंड की पुलिस ने यह जानकारी दी है कि 22 जनवरी 1982 को वह पुलिस में बहाल हुआ था। लगभग 10 सालों तक वह पटना में कार्यरत रहा। इसके बाद उसकी तैनाती गोड्डा जिले में हो गई। गोड्डा जिले में भी काफी लंबे समय तक वह तैनात रहा। लगभग 2008 तक वह गोड्डा में रहा, 1992 से लेकर 2008 तक। उसके बाद उसकी पोस्टिंग जो है रांची में हो गई। रांची में भी लगभग 2 साल वह रहा। उसके बाद वह जब प्रोन्नत हुआ तो वह हजारीबाग में उसकी बतौर एएसआई पोस्टिंग हुई। हजारीबाग की 2-3 थानों में वह लगभग 8 सालों तक रहा। 2018 में वह दरोगा में प्रमोट हो गया, और उसके बाद वह गिरिडीह में रहा। तकरीबन 4 सालों तक गिरिडीह में रहने के बाद 30 अप्रैल 2021 को वह रिटायर हो गया था, और रिटायरमेंट के बाद वह पटना में ही रह रहा था, जहां फुलवारी शरीफ से जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो पूरे मामले में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं बिहार और झारखंड में जो पीएफआई के जो कैडर हैं, जो लोग हैं, वह काफी हाल के दिनों में सक्रिय हुए हैं, और झारखंड में हुई आर्थिक जो मजबूती मिली संगठन को, उसके जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में फंडिंग भी हो रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल झारखंड की पुलिस और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उन पर यह है कि कैसे वह पीएफआई की गतिविधियों पर लगाम लगाएं, और कैसे उस पर उसको उसकी गतिविधियों को रोकें। हम देखेंगे कि पीएफआई की जो भूमिका है ना, वह काफी इस तरह से सामने आई है कि वह युवाओं को और खासकर बच्चों को रेडिकल बना रहा है। झारखंड में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं। एनआईए कई मामलों में जांच कर रही है। कर्नाटक में शिवमोगा का मामला था, उस मामले की जांच हो रही है। पीएफआई ने कई बार ऐसा भी किया कि वह उसके जो प्रतिद्वंदी लोग थे, जो उसके खिलाफ बातें करते थे, उसकी हत्या भी की गई थी। कर्नाटक का एक रामालिंगम राजू की हत्या का मामला था। उसी तरह आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और उदयपुर में भी जो घटनाएं हुई हैं, जो जिस तरह से नुपुर शर्मा के बयान के समर्थन देने वालों की हत्या की गई, ठीक वैसे ही साजिश पटना में भी रची गई थी। और पटना की पुलिस ने यह बताया है कि लगभग 4 से 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया था, तो उनकी हत्या की जानी थी। तो इस हम पूरे पैटर्न को देखेंगे तो देश में जो नुपुर शर्मा के बयान के बाद पीएफआई को भी लगता है कि एक वो उसने इस तरह से अपने आप को तैयार किया कि जो भी लोग उसके बयान को समर्थन देंगे उनको मारकर कहीं ना कहीं बदला लिया जाएगा। तो इस तरह से और कई युवाओं को खासकर ज्यादा भड़काया गया। जो काफी नए लड़के हैं, जो किशोर हैं, वो काफी उनको अलग अलग तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा है। कट्टरपंथ की राह पर युवाओं को ले जाया जा रहा है। इस मामले में हाल के दिनों में ही एक पत्र एनसीपीसीआर ने लिखा था, रांची समेत देश के अलग हिस्सों में जो दंगे हुए थे उसके बाद, कि उसमें एनसीपीसीआर ने यह लिखा था कि जो तस्वीरें आई हैं, जो विजुअल आए हैं, उसमें कई सारे किशोर और जो नाबालिग हैं वह दिखाई पड़ रहे हैं। तो एनसीपीसीआर ने एक लाइन पकड़ी थी, और यह पुलिस को यह आदेश दिया था, सभी राज्यों की पुलिस को, और वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखा था कि जो तस्वीर में जो बच्चे दिख रहे हैं, जो नाबालिग देख रहे हैं, उनकी पड़ताल की जाए कि आखिर वो हैं कौन, और कौन से लोग हैं जिन्होंने उनको दंगों में ले जाने के लिए प्रेरित किया था। तो जाहिर सी बात है। और एक बड़ा पॉइंट और ये था कि कई सारे ये एनसीपीसीआर ने यह पकड़ा था कि संभव है कि जो बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, वो मदरसों में पढ़ते हों, तो वैसे मदरसों को भी चिन्हित किया जाए। हालांकि इस पर काम चल रहा है। इस पर संभव है कि मुख्य सचिव को जब पत्र लिखा गया हो तो यहाँ की पुलिस और बाकी राज्यों की पुलिस उस पर जांच कर रही हो, उस पर आगे नए खुलासे होंगे, उस पर
जब बातें सामने आएंगी तो उस पर हम आगे अपनी बात रखेंगे, उस पर और जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन सवाल यह है कि पीएफआई ने अलग अलग तरीके से जो पैटर्न तैयार किया है वह काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी एक्टिव है, जिस पर लगाम कसना फिलहाल देश की केंद्रीय एजेंसियों और वहाँ राज्यों की पुलिस के लिए काफ़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। तो मेरा नाम है अखिलेश सिंह, मेरे साथ बने रहिए। और आपको मेरा चैनल पसंद आया हो, हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।